जय हिंद साथियों, मैं ओंकार चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलएच एकेडमी में। एसएलएच एकेडमी के एमपी स्पेशल सीरीज जो कि एमपीपीएससी प्री 2020-21 तथा एमपी पुलिस के लिए शुरू हो गई है, उसके दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, अर्थात मध्य प्रदेश की नदियाँ, जलप्रपात तथा नदी जल परियोजना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम बात करते हैं, पिछले लेक्चर में आपको कमेंट्स करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। तो जिनका पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है। तो बात करते हैं कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है। तो कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है। अब बात करें वो 18 देश कौन कौन से हैं, तो उन 18 देशों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभाली होंगी। तो जो वर्ड्स आप देख रहे होंगे ब्लू कर दिए गए हैं, उनका मतलब निकाल के हमें उन देशों का नाम लिखना है। तो चलिए उसके विस्तार पे चलें। तो उसका विस्तार में से मैक्सिको, अल्जीरिया से अल्जीरिया, मामा के माँ से माली तथा माँ से मारितिनिया, इनाम से इजिप्ट, नाइजर तथा म्यांमार तथा यूएई से संयुक्त अरब अमीरात, बताओ से बहामासा, ताइवान, ओमान तथा चाची से चाड, चीन, बाघ से बांग्लादेश, मोर से मोरक्को तथा स से सऊदी अरब, भारत तथा लीबिया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर लिखें। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका क्रम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। तो चलिए आज के लेक्चर की ओर चलने से पहले आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो अपन शब्दावली यूज करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आज की पहली शब्दावली है अपवाह। तो अपवाह नदियों के जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अब तंत्र, तो संपूर्ण नदियों के नेटवर्क को तंत्र बोला जाता है। अगर बात करें अपवाह तंत्र की, तो अपवाह तंत्र नदी एवं सहायक नदियों के संपूर्ण नेटवर्क को उस नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। बात करें अपवाह द्रोणी की, तो नदियों तथा सहायक नदियों जितने भी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। तथा जल विभाजक वह सीमा जो दो अपवाह द्रोणियों को पृथक करती है जल विभाजक कहलाती है। अब तथा नदी द्रोणी बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है तथा जल संभर छोटी नदियों तथा नालों का जल ग्रहण क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की ओर। तो मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है तथा ऐसी 6 अपवाह तंत्र हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य अपवाह तंत्र हैं। तो वह 2 मुख्य अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं जिनमें मध्य प्रदेश की नदियों को विभाजित किया गया है। तो पहला बंगाल खाड़ी तंत्र, दूसरा खंभात खाड़ी तंत्र, अर्थात वह नदियाँ जो अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं उसे बंगाल खाड़ी तंत्र, तथा वह नदियाँ जो अंततः खंभात की खाड़ी में जा मिलती हैं उसे खंभात की खाड़ी तंत्र कहते हैं। यार बात करें बंगाल खाड़ी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो बंगाल खाड़ी तंत्र में गंगा तंत्र, महानदी तंत्र तथा गोदावरी तंत्र है। और वहीं बात करें खंभात खाड़ी तंत्र में, तो खंभात खाड़ी तंत्र में नर्मदा तंत्र, ताप्ती तंत्र तथा माही तंत्र है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ऑप्शन ए गंगा अपवाह तंत्र, बी नर्मदा अपवाह तंत्र, सी चंबल अपवाह तंत्र, डी गोदावरी अपवाह तंत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा अपवाह तंत्र है। और बात करें गंगा अपवाह तंत्र की, तो गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार राज्य के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में हुआ है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 2,02,070 वर्ग किलोमीटर है। आप सभी को बता दें कि कई जगह इसी का अपवाह क्षेत्र आपको 1,82,000 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, परंतु मैंने कई जगह रिसर्च करने के बाद पता किया तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल 2,02,070 वर्ग किलोमीटर लगा। बाकी सब लोग आप अपने अनुसार देख लेना। और बात करें इसके प्रमुख नदियों का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो इसके प्रमुख नदियों का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है तथा गंगा अपवाह तंत्र के 3 उपतंत्र हैं। पहला यमुना, टोंस तथा सोन। अगर बात करें यमुना तंत्र की, तो यमुना तंत्र की प्रमुख नदियाँ चंबल नदी, सिंध नदी तथा बेतवा आती हैं तथा टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी बीहड़ नदी तथा सोन
कि जोजिला, बनास तथा रिहंद है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी द्वारा होता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी चंबल नदी, डी गंगा नदी। तो भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। अगर बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल मालवा के पठार की सबसे ऊपरी चोटी सिगार चोटी के निकट स्थित जानापाव पहाड़ी के वाचू पॉइंट से हुआ है। वाचू पॉइंट के 854 मीटर ऊपर से हुआ है। अब बात करें जानापाव पहाड़ी कहाँ है, तो जानापाव पहाड़ी महू जिला इंदौर में है। और बात करें चंबल नदी के प्रवाह की, तो चंबल नदी की प्रवाह पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में इटावा तक हुआ है। और बात करें चंबल नदी की कुल लंबाई की, तो चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और बात करें मध्य प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर इसका प्रवाह है, तो मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा इसका समापन उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिलती है। अगर बात करें इसके अन्य नामों की, तो इसके अन्य नाम चरमावती, कर्मावती, कामधेनु, रतिदेव तथा कीर्ति। चरमावती का नाम पौराणिक कथाओं से मिला है, जो कि गाय के खूनों से प्रवाहित होती है, ऐसा मान्यता दिया गया है। इसे शापित नदी भी कहा जाता है। तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी चंबल नदी है तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। कई जगह यह पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की उत्तर प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा होता है, तो मध्य प्रदेश की उत्तर प्राकृतिक सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर तथा भिंड जिलों में एलुवियन चट्टानों को काटकर गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, जिसे बीहड़ कहा जाता है। इसी बीहड़ में डाकुओं का निवासरत स्थल था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, झाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए केन, बी बेतवा, सी ताप्ती, डी चंबल। तो बात करें झाड़ीदाह जलप्रपात की, तो झाड़ीदाह जलप्रपात मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। और बात करें चंबल नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो चंबल नदी पे पाताल पानी जलप्रपात जो कि इंदौर में, तथा चुलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान में 18 मीटर ऊपर भैंसरगढ़ में स्थित है। तथा चंबल नदी पर निर्मित बांधों की बात करें, तो चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में, तथा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, तथा जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रदूषण का स्तर में मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? अर्थात प्रदूषणता के मामले में मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी चंबल, सी सोन, डी बेतवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बेतवा। अब बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है। इसका प्रवाह प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में है तथा समापन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। और बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों में प्रवाह है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुखतः रायसेन, विदिशा, भोपाल, टीकमगढ़, निमाड़ तथा उत्तर प्रदेश के जालौर जैसे झांसी जालौर जैसे जिलों में इसका प्रवाह है। तथा इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो बेतवा के अन्य शिव की पुत्री तथा बित्रावती नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें सहायक नदियों की, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बीना तथा धसान हैं। अगर बात करें बेतवा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर, तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा को बोला जाता है तथा बेतवा की एक सहायक नदी है बीना नदी। तो बीना नदी पर सागर जिले में राहतगढ़ पर 38 मीटर ऊंचा भालकुंड जलप्रपात निर्मित होता है, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है? ए केन बेतवा लिंक परियोजना, बी दसान बेतवा लिंक परियोजना, सी नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना, डी नर्मदा मालवा लिंक परियोजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की पहले नदी जोड़ो परियोजना है। और बात करें केन बेतवा लिंक परियोजना की, तो इसका शुभारंभ 2005 में हुआ है। इस
इस लिंक परियोजना के तहत दोनों नदियों के बीच 131.45 मीटर लंबी नहर के साथ जोड़ा गया है, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 39 नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है, जो मध्य प्रदेश की ही नहीं अपितु भारत की 39 जोड़ो नदी परियोजना के तहत का एक हिस्सा माना जाता है। और बात करें दूसरी नदी परियोजना की, तो मध्य प्रदेश की दूसरी नदी परियोजना नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना है, जिसका प्रारंभ 21 नवंबर 2012 को हुआ तथा इसका कार्य पूर्ण 2014 को हुआ। और बात करें इसका लोकार्पण किसने किया, तो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। नर्मदा नदी का पानी बड़वा के पास 115 किलोमीटर की दूरी करके उज्जैनी गांव में छिप्रा नदी में पहुंचता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, नर्मदा नदी का पानी बड़वाह के पास से 115 किलोमीटर दूरी, मतलब 115 किलोमीटर दूरी तक नहर का निर्माण करके इसे उज्जैनी के छिप्रा नदी तक पहुंचाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी चंबल, सी बेतवा, डी सोन नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। तो चलिए बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड के मैकल श्रेणी से हुआ है। और बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तथा बात करें मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई की, तो मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। अगर बात करें इसके समापन की, तो मध्य प्रदेश से निकली हुई नर्मदा का समापन स्थल गुजरात के खंभात के कहाड़ी में होता है। तथा इसके अन्य नाम रेवा, मैकलसुता, सप्तगंगा, अमरकंठी है। तथा इसको उपनाम किस किस नाम से जाना जाता है? इसको उपनाम में से भारत की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा तथा मध्य प्रदेश की गंगा है। बात करें इसकी प्रवाह दिशा की, तो इसकी प्रवाह दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तथा इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिसकी प्रमुख सहायक नदी तवा नदी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए दुग्धधारा जलप्रपात, बी कपिलधारा कपिलधारा जलप्रपात, सी धुआंधार जलप्रपात, डी सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो नर्मदा नदी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात है। कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई 21 मीटर है, जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। और बात करें नर्मदा नदी के अन्य जलप्रपात की, तो दूधधारा जलप्रपात 4.6 मीटर अनूपपुर में ही स्थित है। धुआंधार 15 मीटर भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। तथा सहस्त्रधारा 6.7 मीटर महेश्वर खरगोन में स्थित है। तथा दर्दी जलप्रपात 12 मीटर खंडवा जिले में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? ए अरुंधति राय, बी मेघा पाटकर, सी बाबा आप्टे, डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता मेघा पाटकर हैं। और बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सन 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मध्य एक सरदार सरोवर डैम का निर्माण कराया, जिनमें तीनों राज्यों में आपस में जल वितरण को लेके जल वितरण को लेकर सामंजस्य नहीं बैठा। तथा उसी सामंजस्य को बैठाते हुए सन 1969 में इनके सामंजस्य के बाद जब हुआ, तो प्रमुख रूप से 2 डैम परियोजना, सरदार सरोवर डैम परियोजना तथा इंदिरा गांधी सागर डैम परियोजना लाई गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश की 37,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बर्बाद होने वाली थी, अर्थात जलमग्न होने वाली थी। इसी का विरोध करते हुए मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2016, बी 12 दिसंबर 2016, ऑप्शन सी 11 सितंबर 2016, ऑप्शन डी 12 सितंबर 2016। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2016। अगर बात करें नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम की, तो नमामि देवी नर्मदे का शुभारंभ 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से किया गया। इसका उद्देश्य
नर्मदा नदी के शुद्धिकरण एवं संरक्षण के लिए 5 माह की यात्रा करना था। तथा बात करें इसके समापन की तो इसकी समापन 15 अगस्त 2017 को हुआ। इस इस परियोजना के तहत अर्थात इस कार्यक्रम के तहत 148 दिनों में 16 जिलों से गुजरती यात्रा 3,350 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करेगी। तथा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है, जिसमें सर्वाधिक जबलपुर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए तवा नदी, बी सोन नदी, सी ताप्ती नदी, डी केन नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी। अर्थात नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती नदी है। अगर बात करें ताप्ती नदी के उद्गम स्थल की, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से हुआ है। अगर बात करें इसके समापन की, तो नर्मदा के भांति इसका समापन भी गुजरात के खंभात की खाड़ी में हुआ है। तथा इसके अन्य नाम सुर की पुत्री, सुरसता तथा तापी है। और तथा यह भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे गर्म पानी किस नदी का है, तो मध्य प्रदेश में सबसे गर्म पानी ताप्ती नदी का है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है तथा इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है। ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु एवं स्वाली बंदरगाह स्थित है। अगर बात करें नदी जल परियोजना की, तो ताप्ती नदी पर उकाई तथा काकरपारा जैसे जल विद्युत परियोजना स्थित हैं, जो कि सूरत में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तवा नदी का उद्गम स्थल है। ए कालीभीत पहाड़ी, बी अमरकंटक पहाड़ी, सी सीहोर जिले से, डी तमासकुंड से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कालीभीत की पहाड़ी से। अर्थात तवा नदी का उद्गम स्थल पंचमढ़ी के महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से हुआ है तथा होशंगाबाद जिले के बाद्राभान में नर्मदा नदी से जाकर मिल जाती है। अगर बात करें तवा नदी परियोजना की, तो तवा नदी पर तवा नदी परियोजना जो कि होशंगाबाद में है तथा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध होशंगाबाद में स्थित है, जो कि तवा नदी पर स्थित है। अगर बात करें तवा नदी पर प्रमुख जलप्रपातों की, तो तवा नदी पर प्रमुख जलप्रपात डचेस, जमुना, अप्सरा, रजत तथा बी जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए चचाई जलप्रपात, बी बहुटी जलप्रपात, सी कपिलधारा जलप्रपात, डी भालकुंड जलप्रपात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहुटी जलप्रपात। अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है, जो कि बीहड़ की सहायक नदी ऊदा पर स्थित है। और बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 650 फीट अर्थात 198 मीटर है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। अगर बात करें भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि 455 मीटर ऊंचा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है। ए गांधी सागर परियोजना, बी बाण सागर बांध परियोजना, सी बरगी परियोजना, डी जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी सागर बांध परियोजना। तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। अगर बात करें इसका आरंभ कब किया गया, तो इसकी शुरुआत सन 1960-61 में मंदसौर जिले में की गई। और बात करें इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम या प्रारंभिक नाम मंदसौर जल विद्युत परियोजना थी। और बात करें इसकी विद्युत क्षमता की, तो गांधी सागर बांध द्वारा 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की जाती है। तथा अगर बात करें यह जल विद्युत उत्पादन कितने राज्यों में विभाजित होता है, तो यह प्रमुख रूप से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में आधा आधा विभाजित होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। ऑप्शन ए केन नदी, बी नर्मदा नदी, सी सोन नदी, डी ताप्ती नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोन नदी। तो अर्थात बाण सागर बांध का निर्माण शहडोल जिले में सोन नदी पर हुआ है। अगर बात करें इसके उत्पादन क्षमता की, तो सोन नदी के बाण सागर बांध द्वारा 435 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगर बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है
तथा इसके उपनाम नंद, सोन, स्वर्ण, सोनपालिका आदि हैं तथा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी सोन नदी पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए तवा नदी, बी माही नदी, सी नर्मदा नदी, डी कूनो नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस दौरान उल्टी यू आकृति बनाती है। अगर बात करें माही नदी की, तो माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहद झील से हुआ है तथा इसका अन्य नाम पृथ्वी पुत्री है। अगर बात करें इसके समापन की, तो इसका समापन खंभात की खाड़ी में हुआ है तथा माही नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है अनास, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से निकलती है। अगर बात करें छप्पन का मैदान, तो माही नदी का जब प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में पहुंचता है तो उसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस नदी तट पर मिलता है? ऑप्शन ए कूनो, बी बीना नदी, सी माही, डी नर्मदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बीना नदी पर। मतलब भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। बात करें भानुगुप्त की, तो भानुगुप्त के एक मित्र थे गोपराज, जो कि हुड़ों से लड़ाई में मारे गए, साथ ही उनकी पत्नी भी उन्हीं के साथ चल बसी। इसी का उल्लेख एरड़ अभिलेख में मिलता है, जो कि बीना नदी के तट पर बसा हुआ एक राज्य है एरड़, वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा किसे मिला गया है? ए चंबल, बी बेतवा, सी नर्मदा, डी सोन नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2017 में मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा नर्मदा नदी को दिया, जो कि भारत की दूसरी जीवित नदी है। और बात करें जीवित नदी क्या है, तो जीवित नदी अर्थात वह नदी जिसमें धार्मिक स्थल तथा पौराणिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं तथा लोग उस पर अटूट विश्वास करते हों, इसी को अपन जीवित नदी का दर्जा देते हैं अर्थात जीवित नदी बोल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कब माना? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2017 में माना। और बात करें भारत की पहली जीवित नदी का दर्जा, तो भारत की पहली जीवित नदी का दर्जा गंगा नदी को दिया गया तथा मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र नदी द्वीप ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे मानधाता भी बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता वाला परियोजना ऑप्शन ए राणा सागर परियोजना, बी गांधी सागर परियोजना, सी इंदिरा सागर परियोजना, डी महेश्वर परियोजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गांधी सागर परियोजना। अब बात करें गांधी सागर परियोजना की, तो गांधी सागर परियोजना को पुनासा जल विद्युत केंद्र भी बोला जाता है, जो कि नर्मदा नदी के खंडवा जिले में स्थित है। और बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 2007 में हुई तथा यहाँ केंद्र की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। अर्थात